बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है गुफ्तगू करने के लिए वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी का साहब को। उनसे तफसीली तौर पर बात करेंगे 4 मौज़ूआत के ऊपर। एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म कल तर्जुमानों और वज़रा के साथ हुई मुलाकात में नाला दिखाई दी, उसकी वजूहात क्या क्या हिदायत जारी की गई। फिर कोरोना वैक्सीन और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किरदार, क्या पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन बन सकती है, इतनी महदूद मकदार में ऑर्डर्स क्यों दिए गए। और फिर जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, इंटरनेट ऐप्स हैं, उसके हवाले से पूरी दुनिया में बहस हो रही है, तो पाकिस्तान मुतबादिल पे क्या सोच रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो जिक्र करें कि कई लोग रोज़गार से महरूम हो जाएंगे आने वाले दिनों में, तो मुतबादिल है क्या। इसके अलावा हम सदारती रेफरेंस का जिक्र करेंगे जो सेनेट इंतखाब के सिलसिले में गया है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ बड़े अहम रिमार्क्स आए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के। और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल दबाव में, चंद दिन रह गए, मुवाख़ज़े का काम वहाँ जारी है। हाउस ने तो तायीद कर दी, लेकिन नायब सदर डट गए हैं। और फिर बिजली का तवील ब्रेकडाउन कैसे हुआ, हबीब अकरम साहब से उनकी राय भी लेंगे प्रोग्राम के आखिर में। शाम साहब, सबसे पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दारुल उलूम कराची के मोहतमिम, जो कि तहरीक पाकिस्तान के एक बड़े रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, कोई शक नहीं, उनके फर्जंदे अर्जमंद हैं, खुद भी तहरीक में शामिल रहे और पाकिस्तान के नज़रिए की हिफाजत के लिए हमेशा सीना सपर रहते हैं। कोई उनका सानी नहीं है। उनकी तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआए सेहत की अपील है। अपने नाज़रीन से हम बड़ी तशवीश है उनके अक़ीदतमंदों को, मद्दाहों को, और हम अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ को हैं कि उनको सेहत अता फरमाए, ताकि वो मुल्क और कौम की और उसके नज़रिए की खिदमत जो है वो जारी रख सकें। आमीन आमीन। ठीक, अच्छा सर, अब ज़रा आ जाते हैं आज के मौजू पर। फवाद चौधरी साहब को भी ज़हमत दिए, जैसे ही आते हैं उनको प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इन मौजूआत से हट कर ब्रॉड शीट मुसलसल ख़बरों में ज़ेर बहस है। हुकूमती तर्जुमानों से पूछिए तो वो जो ब्रॉड शीट के मुतल्लक़ीन के इंटरव्यू सामने आए, उनको सामने रख के कहते हैं हमारी फतह, हम ना कहते थे ये यूँ है और ये यूँ है। अगर हम अपोजिशन से बात करें, मुस्लिम लीग नून से बिलखुसूस, तो वो कहते हैं कि ये जो बयानात हैं ब्रॉड शीट के, ये तो हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्ज शीट हैं। तो अजब एक मखमसा है। ज़रा देखिए कि हुकूमत इस मामले पर क्या कहती है और फिर अपोजिशन क्या जवाब दे रही है। कल अगर आप उनका बयान देख लें ब्रॉडशीट कंपनी का, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मायूस कुन है शहजाद अकबर साहब और नैब का रवैया और इनकी परफॉर्मेंस। और उन्होंने कहा कि किसी ने राब्ता नहीं किया शरीफ फैमिली से। कि $25 मिलियन ब्रॉडशीट का 400 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो मनी लॉन्डर हुआ और मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें कितना हिस्सा देंगे? मुल्क का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करके अपने माफियाज के ATMs भरें। और ब्रॉडशीट को $25 मिलियन आपने दिया है। आप जवाब दें कि क्यों दिया है, और आप ये भी जवाब दें कि 2.5 साल से जो आपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ नैब न्याजी गठजोड़ इस्तेमाल किया है, कितना खर्चा हुआ है उसके ऊपर। अब अवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। ब्रॉडशीट की जो मुकदमे को लेके अभी रिसेंट जो चीज़ें सामने आई, उसमें भी बेसिकली पॉलिटिकल एलीट, सियासी अशराफिया ही एक्सपोज हुई। ये वो सियासी अशराफिया है जिसने मिल के मनी लॉन्ड्रिंग भी की, करप्शन भी की। माजी में अगर आप 2099 ऑनवर्ड्स भी देख लें, तो जब भी कोई डील हुई या किसी को रोका गया इन्वेस्टिगेशन से या कोई NR हुआ, तो उसका बेनिफिशरी कौन था? 2 जमातें इसके बेनिफिशरी थी। वो पीपल्स पार्टी थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है। अब एक ही नज़रिया है लूट मार का, और एक ही बल्कि ट्वीट्स भी है। कुछ देर पहले एक तकरीब से मुखातिब थे, वहाँ भी इस मामले पर बात हुई। अब जो साहब वो ब्रॉडशीट के हैं जिनके इंटरव्यूज मंजर आम पर आए और ये मामला ज़ेर बहस आया, वो इरफान हाशमी से बात करते हैं तो मुद्दा कुछ और सामने आता है। वो जब अज़हर जावेद उनसे मुखातिब होते हैं, हमारे ही जो ब्यूरो चीफ हैं लंदन के, तो मामला वो कुछ और करते हैं, अपनी बात से वो इधर उधर होते रहते हैं। तो मैं तो यकीन जाने से समझने से कासिर हूँ कि हम
बुनियादी बात क्या है? देखिए, मगरिब में यानी यूरोप में, अमेरिका में ऐसी कंपनीज काम करती हैं जो वहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के रहने वाले जो हैं, वहाँ अगर कोई उन्होंने एसेट्स ले रखे हैं, वहाँ उनके कोई पैसे जमा हैं, तो उनकी वो एक जासूसी करते हैं एक लिहाज से, या इन्वेस्टिगेट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं कि ये है या नहीं है, और सुराग रसानी करते हैं कि कोशिश करते हैं उनका पता चला है। ठीक। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब इख्तदार में आए और नैब बनी, तो फिर ये जो ब्रॉडशीट है, इसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, उनके असासों का खोज उनके असासों का खोज लगाया जाए। ठीक। अगर खोज कोई लगा लिया गया तो 20% या 25 इस कंपनी को, या 25% इसको इसका हिस्सा मिलेगा। इसने काम शुरू कर दिया, लेकिन ये काम किसी किनारे नहीं लगा कि वो मुआहिदा जो है यकतरफा तौर पर नैब ने मनसूख कर दिया, समझा कि नतीजा नहीं निकल रहा, ये जो भी वजह थी। ठीक है। अब ये ब्रॉडशीट ने दावा कर दिया कि इन्होंने तो जनाब हमारा नुकसान कर दिया, सही है, हम तो काम कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने हमारे यकतरफा तौर पर मुआहिदा मनसूख कर दिया। अब वो मुकदमा होते होते अब वो मुकदमा जीत गई लंदन में, हुकूमत पाकिस्तान को पैसे देने पड़े अरबों रुपए, और वो हर्जाना समझे या वो मुआहिदे के तहत जो पेमेंट थी, जो हर्जाना है ना, वो हर्जाना अदा कर दिया गया। अब वो ब्रॉडशीट जो है उसके पास क्या है, कुछ होता तो सामने आ जाता। अब जब उसने कहा ब्रॉडशीट वाले ने, वो गए लंदन की कोर्ट में कि भाई ये जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली के फ्लैट्स हैं, ये क्योंकि इनके खिलाफ फैसला आ चुका है नैब की अदालत का कि इनको जब्त कर लिया जाए, तो इसलिए इनको भी आप अपना इनको भी आप वसूल कर ले, चार्ज लगा दें इसके ऊपर, ताकि पैसे वसूल किए जा सके। अदालत ने कहा कि नहीं, ये जो है अभी क्योंकि मुतनाज़ मामला है, अदालत ने वो बात नहीं मानी। इस पर मुस्लिम लीग नून ने बयान दिए, उसका मजाका उड़ाया, फिर शहजाद अकबर मैदान में आ गए। भाई बात यह है कि आप कोई और काम करें, इस मुल्क अपना मैनिफेस्टो उस पर अमल करें, ब्रॉडशीट से दोबारा एग्रीमेंट कर लें, कोई ऐसे उसको मिल रहे हैं तो उसको ढूंढ लें। चौधरी साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। बात सुनिए, अभी देखिए काम करने का क्या है। अभी मेरे जो हमारे एक नाबीना कारी हैं सईदुर रहमान, उनका मुझे फोन आया, वो कहने लगे मैं गया हूँ यूटिलिटी स्टोर्स में आटा लेने, तो आटा नहीं है वहाँ, और आटा नहीं है तो वो चीनी जो इंपोर्ट की है ना, उन्होंने कहा जी ये भी आटे की तरह है, इसी को ले जाए। उसको कोई खाने को तैयार नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर कई जो अशियाएं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, आप देखें लोग कहते हैं भाई आटे की फिक्र करें, चीनी की फिक्र करें, ये जो अदारे हैं उनको काम करने दें, नैब को अपना काम करने दें, अदालतों को अपना काम करने दें। ये क्यों लोगों को आप खामखा एक अपने आप को भी आपने एंगेज किया हुआ है, दूसरों को भी किया हुआ है, ठीक है, बल्कि पैदा करते चले जा रहे हैं। चले चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो चौधरी साहब पहली बात तो ये बताइए मुझे कि वजीर आजम तो बड़े गर्जे बरसे हैं वज़रा कराम पर के बयानात देते हैं हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ, काम करते कुछ नहीं है। तो ये कौन से वजीर है ऐसे और क्या उनकी गोशमाली हुई है? अच्छा, पहले तो शामी साहब अभी जो आपने फैक्ट्स बताए ना ब्रॉडशीट के, वो थोड़े सारे दुरुस्त नहीं है, उनको थोड़ा ठीक कर लें। आप दुरुस्त कर दें। पहली बात तो ये है कि ये जो ब्रॉडशीट थी इसको 2002 में एंगेज किया, 2001 में एक्चुअली एंगेज किया गया था, उस वक्त मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट। सही बात, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 200 लोगों के नाम दिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उन 200 लोगों में इसहाक डार साहब का नाम शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? वो अप्रूवर थे। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज जो नवाज शरीफ की सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने लिस्ट दी, वो बाद में पैनामा पेपर्स में भी आ गई। तो ये एक्चुअली ब्रॉडशीट ने जो प्रॉपर्टीज दी थी जो नवाज शरीफ की, वो प्रूवन है, उसमें कोई दो बहस नहीं है। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो पैसे नहीं दिए नैब, हुआ ये कि 2002 में NRO हो गया, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, उस वक्त फिर मुशर्रफ साहब का इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रॉडशीट है वो आपस में पार्टनर्स की लड़ाई हो गई। तो एक ब्रॉडशीट LLC के नाम से एक और कंपनी रजिस्टर हो गई।
बाद में नैब ने ये किया कि उस वक्त की जो भी अपना थे, और उस वक्त भी मेरा ख्याल ये जरदारी साहब के दौर में नैब ने क्या किया कि उन्होंने जो दूसरी ब्रॉडशीट हुई उसके साथ उन्होंने करके अपना मुआहदा, तो उनको पैसे दे दिए बाकी जो ब्रॉडशीट एलसी नई वाली थी, जो नई बनी जी। इस ब्रॉडशीट ने दोबारा जाके पहले उस ब्रॉडशीट को चैलेंज किया कि उन्होंने हमारे पैसे देने थे, और उसके बाद जब उसके हक में इनके फैसला हो गया तो इन्होंने फिर आके गवर्नमेंट को जो है वो चैलेंज कर दिया कि नहीं, इन्होंने उसको गलत पैसे दिए थे, मुझे अलहदा पैसे थे। तो केस ये है। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं या जो ये सारा 200 लोगों की प्रॉपर्टीज है, वो तो अब मतलब उसको तो प्रूव करने वाली बात ही नहीं ना रही। वो तो सबके सामने आगे सिर्फ ये है कि जस्ट ये दोबारा साबित हो गया कि ये जो सारे केसेस चल रहे हैं ये विक्टिमाइजेशन के केसेस नहीं चल रहे हैं, ये सारे जेन्युइन केसेस हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि उस वक्त आपने और शामी साहब ने प्रोग्राम कर करके नवाज शरीफ को बाहर भगा दिया, जिसको जेल में होना चाहिए। हुजूर आपकी हुकूमत ने आप सर्टिफिकेट दिए। वजीर सेहत यहाँ हमारे साथ रोजाना लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, मामले की हसासियत से मुझे और आपको आगाह किया करती थी और हमें बताया करती थी कि मामला किस कदर हसास और नाजुक है। जितने आंसू बहाए उस पे वो देखिए मैंने तो बात वो करनी जो वजीर सेहत फरमा रही है, उनका कोर्ट तो वही करना है ना कि सरकार ये कह रही है, उसकी बुनियाद पर राय कायम करनी है। उस वक्त आपने भी दड़वट ली थी। हाँ, शायद आपको भी कोई इशारा हो गया था। ना भेजे, मैंने तो सबको कहा था ये शामी साहब ऐसे ही कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आपका ये बात ठीक है, हो गया। आप सुनिए, लफ्ज आप सीगे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, आप समझ रहे शामी साहब क्या। अब आप ऐसा करें, अच्छा जी, आप ब्रॉडशीट से मुआहदा कर ले, दोबारा उसको काम पे लगा दें। भाई अपना को काम करें ना जो आपके करने के काम है। अपना ही काम कर रहे हैं अपने, ये भी वहाँ तो वजीर आज़म कहते हैं देखें कि वजीर कुछ करते नहीं है। शामी साहब, लोगों ने आपकी बात पहले भी नहीं ना मानी। उन्होंने कहा कि जो आप कहते हैं ना कि ये अकाउंटेबिलिटी वगैरह ये वो कोई इशू नहीं है, लोगों ने वोट इमरान खान को दिए अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो उन्होंने करनी है और वो तो देखें वो करेंगे। वो तो नैब कर रही है कि वजीर आज़म कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो जब इमरान खान से पहले तो ये नैरेटिव था कि कोई नहीं जी, लगाता है तो खाता है, तो लगाता भी तो है ना। तो जिसने आके जिसने आके पाकिस्तान में करप्शन के इशू को रिवाइव किया उसको भी क्रेडिट दे। अच्छा। ये इमरान खान नहीं काम करना है, बहरहाल वो कर रहे हैं। जब दूसरे सवाल पे अच्छा, मैं प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हुआ था ना, कल वाली मुलाकात शामी साहब से गुफ्तगू का आगाज किया था, वो क्या मामला, कुछ हमें भी आगाह कीजिए ना कि क्यों नाला दिखाई दिए वज़ीर आज़म कुछ बयानात से। मेरे ख्याल सानिया मच के हंगाम जो बयानात दिए गए उस पर थोड़ी नाला हुए। बात यह है जी कि इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई इस तरह से, मैं भी अखबारों में देख के थोड़ा हो ही गया हूँ कि वो किस तरह से रिपोर्ट हो गया। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी वो तो ये की थी कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काबीना की, जब फैसला हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उस पर तनकीद नहीं की जा सकती। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर जिसने तनकीद करनी है वो फिर अलहदा होकर तनकीद करे, वो बिल्कुल सही बात। नहीं, बात तो सही है। इसका मतलब है कोई लोग ऐसे हैं जो तनकीद कर रहे हैं और वजीर आज़म ने उनका नोटिस लिया है। जी हाँ, क्यों जी, उनका वजूद तो है ना। चलिए अब आप ये बताइए। अच्छा सर, अब जरा वैक्सीन का भी और इनकी बताइए कि आप ये कौन सी वैक्सीन आएगी। अभी आपने 11 लाख मंगवा रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, और अभी प्लान क्या है? खबरें आ रही हैं कि ये साइनोवैक जो है वो तो कहते हैं कि इंडोनेशिया में 60% है इसकी सक्सेस, और ब्राजील में 50% है जो फेज 3 की सक्सेस है। अच्छा, नहीं, पहली बात तो है शामी साहब, इसका तरीका जरा समझें कि ये वैक्सीन कैसे जो है इसकी होती है। पहले होता है कि लेबोरेटरी के टेस्ट, पहले एनिमल टेस्टिंग होती है, उसके बाद लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, उसके बाद एक छोटे ग्रुप के ऊपर टेस्टिंग होती है, और फिर फेज 3 ट्रायल जिसको आप कह रहे हैं उसका मतलब होता है कि 30 से 45 हजार लोगों के ऊपर जो है वो टेस्टिंग होती है। ठीक। अब ये जो टेस्टिंग है फेज 3 की, वो अभी, अच्छा, इसका तरीका फिर ये होता है कि जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो रिसर्च कोऑर्डिनेटर होता है, उसके अलावा किसी के पास डाटा जो है वो नहीं होता। अब ये रिसर्च कोऑर्डिनेटर, ये जो साइनो के आप बता रहे हैं, ये कैनेडियन है। अब ये लोग जब उसका डाटा एनालाइज करेंगे तो फिर वो हमें बताएंगे कि इसकी इफेक्टिविटी जो है वो क्या है।
जो पहले ट्रायल हुए हैं अब उसमें तो वो ट्रायल जो है वो बड़े अच्छे गए हैं। अब ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मलेशिया में ये आ गया वो आ जाए, ये इसलिए गलत बात है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर मुल्क का कोलैदा डाटा जो है वो हमारे सामने आ रहा हो। ये अगले अराउंड 18 से लेके तो 22 फरवरी तक हमारे पास इसका मुकम्मल डाटा आएगा और वो जो कैनेडियन उनके हैं जो रिसर्चर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं जो इसके रिसर्च के, वो रिलीज करेंगे बाकायदा और ये ओपन होगा, ये कोई ऐसा खुफिया नहीं है। अच्छा देखें जो सब 40 से ज़ायद ममालिक, कल तक जो फिगर था 43 ऐसे मुल्क थे जहाँ पे वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है, जो मुख्तलिफ अप्रूव्ड वैक्सीन हैं। हमारे यहाँ 11 लाख का ऑर्डर दिया गया इब्तदाई तौर पर, ये कम है, शामी साहब भी उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। चाइना के साथ जितने हमारे ताल्लुकात हैं, कल भी शामी साहब बात कर रहे थे, तो हम उनके साथ बहुत पहले क्यों ना इंगेज हुए कि वैक्सीन ही यहाँ बनना शुरू हो जाती या बर वक्त हमें मिल जाती, या हमें ये इतनी कम मिकदार में ना लेनी पड़ती वैक्सीन। ये भी थोड़ी सी इसमें ना तस्हीह की जरूरत है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 40 मुल्क जिन्होंने ये शुरू किया है उसमें से 32 मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं और उन्होंने ये किया था कि विदाउट ये इंतजार किए कि ये वैक्सीन जो है वो कितनी इफेक्टिव होगी, उन्होंने अपनी ऑर्डर्स जो है वो बुक कर लिए थे। लिहाजा जो कनाडा है मसलन, उसने अपनी पॉपुलेशन से 4 गुना ज्यादा वैक्सीन के ऑर्डर बुक किए और अब वो दे रहे हैं कोविक्स में ताकि बाकी मुल्कों को जो मिल सके। अच्छा, अब हमारा ये जो 11 लाख की आप बात कर रहे हैं ना जी, हमारे यहाँ सिर्फ वैक्सीन मंगाना प्रॉब्लम नहीं है, आपने वैक्सीन को एडमिनिस्टर भी करना है, लगाना भी है कि किस तरह से आप लगाएंगे। हमारे फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर 5-6 लाख जो हमारे हेल्थ के जो लोग हैं जिन्होंने लगवाना है, उनमें से रजिस्ट्रेशन ही अभी तक वो 1 लाख के करीब लोगों की हुई है। सो जो हेल्थ वर्कर्स जिनको आपने लगाना है, सबसे पहले लगानी है वैक्सीन, ये उसके मुताबिक ही आएगी जितनी आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो जितनी वैक्सीन अभी हमने मंगाई है वो बिल्कुल काफी है एडमिनिस्टर करने के लिए। सेकेंड फेज में बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन जो है वो भी आ जाएगी ताकि बाकी लोगों को जो है वो एडमिनिस्टर कर जाए, और ये सेकेंड क्वार्टर तक इंशाल्लाह जो बहुत बड़ी तादाद, और हम 100 पाकिस्तान में पॉपुलेशन को वैक्सीन, और जो प्राइवेट मंगाना चाहे वो तो खैर मंगवा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज गवर्नमेंट ये जो आखिरी बात आपने की बड़ी अहम है। आप फरमा रहे हैं कि प्राइवेटली को मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं, यानी जो साहिब सरवत लोग हैं वो प्री ऑर्डर या प्री बुकिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी जो हमारे यहाँ जो कई कंपनीज हैं वो अब एंगेज हैं जो फाइजर के साथ या ये जो एस्ट्राजेनेका है उसके साथ, और वो प्राइवेटली जो है वो भी अवेलेबल होंगी। लेकिन ये जो हमारी चाइनीज वैक्सीन हैं ये भी इक्वली इफेक्टिव हैं और वो भी वो साहब देखें, आप तो जमाना अमन की तरह चींटी की रफ्तार से काम कर रहे हैं। ये इसराइल के वजीर आजम के बारे में है, यानी इसराइल ने 18 लाख वैक्सीन जो है ना वो कर भी दिया है लोगों को। 18 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और 3 हफ्ते के अंदर अंदर। और अभी ये खबर आई है कि फाइजर वालों से 17 दफा चंद रोज में नेतन्याहू ने 17 दफा उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को फोन किया और उनको मजबूर किया कि आप हमें वैक्सीन दें, और वो वैक्सीन उन्होंने फटाफट लगानी शुरू कर दी। आप अभी तक आपके अंदर कुछ सरगर्मी नजर नहीं आ रही, आप अभी तक चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे में उलझे हुए हैं। देखें ना, अब जो आपने बात की ना जो सब 43 में से 32 ममालिक का जो किया कि अमीर ममालिक, उसमें देखें चिली भी है, मैक्सिको भी है, और अफ्रीका के भी 2 ममालिक हैं, उनकी इकॉनमी तो देख लें और हमारी भी देख लें। लगता है कि आपके अंदर कोई लगता है कि खून में गर्मी नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो शामी साहब बात कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा सही नहीं है। मसलन अगर आप देखें कि यूरोपीय यूनियन जो कि बहुत शायद वो शामी साहब से शायद ज्यादा ही 2-4 कंसर्न होंगे अपने लोगों के सेहत के बारे में, उन्होंने कोई वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया है। उन्होंने फैसला किया है कि हम 29 मार्च से जो है वो अपनी वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा, मेरा ख्याल है उन्होंने फॉलो नहीं किया कि हुकूमत ने क्या क्या इकदाम किए हैं अब तक वैक्सीनेशन को लेकर के। यहाँ पे तमाम जो इस वक्त बड़ी कंपनीज हैं वो हुकूमत के साथ एंगेज हैं, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ एंगेज है, और जो हमने फैसला किया था कि साहब आप जरा गौर फरमाएं, इसराइल ने 30 पाउंड जो थी वैक्सीनेशन कंपैरिजन जो है ना वो मुनासिब नहीं है, कई वजूहात से मुनासिब नहीं है। बरतानिया में 30 पाउंड कीमत थी उसकी, इन्होंने 45 पाउंड ऑफर कर दी, 45 पाउंड ऑफर करके सबसे और फौरी तौर पर वैक्सीन हासिल कर ली। तो जो तड़प है ना वो तो ये काम कराती है। नहीं, आप देखिए ना, ये तड़प फिर यूरोपीय यूनियन में क्यों नहीं है?
देखिए इस तरह नहीं है, हर मुल्क का एक अपना जो है वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक वो चलता है। जो इजराइल है वो तो फिर रिसर्च में सबसे पहले था, तो वो अपना 5.3% R&D पे डालते हैं अपने GDP का। और ये अगर आप भी कर लेते, अगर आपके पास लेट्स से $1 बिलियन होता और आप जाके प्री ट्रायल में जाके आप बुकिंग करवा लेते और आप आज ले लेते। चले इस पे तो अपनी पसली देख के बात वो ये बात बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है। चौहद साहब 2-3 और बड़े अहम मौजूद हैं, वक्त की कमी है, उसकी जरा ध्यान चाहूँ शाम साहब अगर इजाज़त दें। एक तो देखें ना, ये जो इंटरनेट पे मैसेजेस के लिए जो एप्लीकेशंस का इशू चला है, ज़ेर बहस है पूरी दुनिया में। 2019 में हमारे यहाँ ऐलान किया गया था कि हम मुतबादल के तौर पर एक ऐप लॉन्च करेंगे जो सरकारी मुलाजमीन भी इस्तेमाल कर सकेंगे और पाकिस्तान में बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। उसका क्या बना? ऐलान तो अब कर दिया, हुआ क्या? और नाज़रीन को ये भी बताएं कि महफूज क्या है इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, देखो ऐप्स तो हमारी बनी हुई है, हमारी कम से कम 2-3 ऐप्स हैं। टेलो टॉक है हमारी बनी हुई है, एक हमारी 2 और है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ऐप्स क्या लॉन्च कर दी हैं? नहीं लॉन्च प्राइवेट, वो तो लॉन्च अभी आप जाएं अपनी और ऐप डाउनलोड कर लें। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो व्हाट्सएप है या सिग्नल है या जो टेलीग्राम है, ये कंपनियां जो है ये इतनी बड़ी कंपनी, मुझे व्हाट्सएप जो है ऑब्वियसली वो तो दुनिया के कोई 100 मुल्कों से बड़ी इकोनॉमी उसकी होगी। सो इशू ये है कि ये जो दुनिया कनेक्टेड है, आप फॉर एग्जांपल ट्विटर आप अपना भी बना लें, लेकिन आपको प्रेसिडेंट ट्रंप तो नहीं ना उस पर, अब तो खैर ट्विटर पे अब नजर ही नहीं आ रहे, लेकिन जो दुनिया के लोग हैं वो उस पर नजर नहीं आएंगे। सो एक आपकी ऐप है जो इंटरनल यूज के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि उसका कोई वो जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट है वो व्हाट्सएप का होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो तो दुनिया जो यूज कर रही है आपने तो वो यूज करना है ना। तो वो मार्केटिंग का पॉइंट है। टेक्नोलॉजी में तो हमने बनाई हुई है हमारी, आप अभी जो है 2-3 आप जाएं पाकिस्तान की लोकल ऐप्स डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अच्छा, आपने आज अपनी गुफ्तगू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हवाला देते, ठीक है फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, तो मुतबादिल क्या सजेस्ट क्या करेंगे? कौन कौन से शोबा ज़्यादा जो आने वाले 5-10 बरसों में उन लोगों को अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ सकता है, और मुतबादिल क्या किया जाए कि नया रोज़गार तलाश कर सके नौजवान? देखिए जी, ऑब्वियसली ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत बड़ा काम जो है उसमें हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि ईवी जो है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये तो अगले 10 सालों में लेट से अगर 35% भी आपकी मार्केट को वो ले लेगा, तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे जो मैकेनिक्स हैं वो कंबस्शन इंजन के मैकेनिक्स हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें शिफ्ट होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। डॉक्टर्स जो है उनको बहुत बड़ा खतरा है, टीचर्स को बहुत बड़ा खतरा है, ड्राइवर्स को बहुत बड़ा खतरा है। ये सारे जो है, और इसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव शोबे हैं जो बहुत बड़ी तादाद में डेवलप हो रहे हैं। मसलन आपको लोग चाहिए होंगे जो पाकिस्तान में बैठ के वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस की ट्रैफिक को कंट्रोल करें। आपको लोग चाहिए होंगे कि जो अमेरिका में बैठ के अमेरिका के जो नुस्खे हैं मरीजों के वो यहाँ पे लिखें। सो वो एक ऑल्टरनेट शोबे हैं जो डेवलप हो रहे होंगे, एग्जिस्टिंग शोबे जो है वो डाई डाउन होंगे। और शामी साहब ने उस वक्त भी मेरी बड़ी क्लास ली जब मैंने कहा कि ये अगले 2-2.5 साल में जो है वो ये यूट्यूब वगैरह इतने बड़े हो जाएंगे कि ये टीवी शीवी वाला मामला खत्म हो जा रहा है। लेकिन मैं तो क्लास तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा मोहब्बत है उन्हें आपसे। हम तो खुद अगले रोज अपने प्रोग्राम में जो यूट्यूबर्स की वज़ीर-ए-आज़म से बैठक हुई थी उसका एतराफ़ कर रहे थे, उन्हें शाबाश शामी साहब दे रहे थे। बल्कि अगर आप देखें ऑन रिकॉर्ड ये है कि इनका अपना क्रेडिट ये है कि इनके प्लेटफॉर्म ने शुरू की रही थी ये वेब की, और बिल्कुल इनके जो अखबार है वहाँ से वेब का आगाज हुआ। अभी हमारी जगह नहीं ले रहे वो आप तो फौरी तौर पर उनको हमारी जगह बैठाना चाहते थे, तो हमने ये अर्ज किया हुजूर। नहीं मैंने 5 साल कहा था, वो 2.5 साल में चैलेंज बन गया आपके लिए, मान ले आप। नहीं फैक्ट है उनकी अहमियत को तस्लीम करना चाहिए और अकोमोडेट करना चाहिए, खुद भी हमें उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो वो था उसने सबसे पहले ये डिजिटल मीडिया शुरू किया था, और ऑब्वियसली उमर का बड़ा विजन था और साजिद का बड़ा विजन था। बहुत शुक्रिया फवाद चौहद साहब, आपके साथ बहुत ज्यादा ताखीर होगी। एक ब्रेक नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये फवाद चौहद साहब जो गुफ्तगू हो रही थी बुनियादी तौर पर तो वैक्सीन वाले इशू पे हमने तफसीली गुफ्तगू की, लेकिन उसके बावजूद कई एक अहम सवालात बाकी रह गए हैं। लोग फीडबैक दे रहे हैं, कुछ मज़ीद जानना भी चाह रहे हैं। कल कोशिश करते हैं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से एक तवील COC हाँ जी के जो तर्जमान हैं उनका मुझे अभी फ़ोन आया था, वो क्या फरमा रहे वक्फे में। उन्होंने कहा कि देखिए एक आदमी
जो इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मजाज है और कॉम्पिटेंट है वो है डॉक्टर फैसल सुल्तान। मैंने तो उनकी खिदमत में, नहीं ठहरिए सर, मैंने उनकी खिदमत में परसों गुजारिश की थी कि आप वक्त दीजिए ताकि तफसीली आपसे तबादला ख्याल हो सके, मालूमात अवाम तक पहुँच सकें। उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अवेलेबिलिटी उन्होंने कहा वो डॉक्टर फौजी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये सारा काम किया है। उन्होंने 2 चीनी कंपनी और 1 रूसी उनको शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन है असल में एक तो देखना है कि मुअस्सर कितनी है और दूसरा देखना है कि अवेलेबल कौन सी है। तो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये वैक्सीन का इंतज़ाम हो रहा है। 64% आबादी जो है पाकिस्तान की वो कहते हैं जवानों पर है, 36% जो है वो मिडिल एज और बूढ़े लोग हैं, उनको प्रायोरिटी में लगाई जाएगी और फरवरी से इंशाल्लाह हम ये आगाज कर देंगे और आप परेशान ना हो। लेकिन देखिए हमें सरगर्मी नजर नहीं आ रही ना, तो इसलिए जो इमरान खान साहब को जितना सरगर्म होना चाहिए, जितना नजर आना चाहिए, तो वो इकबाल के 2 शेर हैं, वो क्या? एक वो मैं पेश करना चाहता था, उनकी खिदमत काफी, अब वो प्राइम मिनिस्टर को पेश कर देते हैं। उन्होंने कहा तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज लौलाकी नहीं है। वाह वाह, ये इकबाल कह रहे हैं। अगरचे असल शाही नहीं है तेरी, तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है। क्या बात, ये वैसे क्या खूबसूरत बयान है। ओ भाई सरगर्मी तो दिखाओ ना, है ना सरगर्मी, कोई परेशान तो होते नजर आओ ना। करता हूँ अपोजिशन दिन रात हुकूमत के लत्ते लेती है, जवाब में हुकूमत उनके लत्ते लेती है, इसके अलावा सरगर्मी क्या है? वैक्सीन, वैक्सीन हर जगह से आवाज आनी चाहिए, लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, अब जरा अमेरिका का रुख कर लें, वहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प, ट्रंप साहब जो है बड़ी दिलचस्प सूरत, दूसरी दफा मुआखजे की जद में है। ये भी तारीख है और हाउस ने तो ज़ाहिर बात है उसकी अप्रूवल दे दी, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस वो डट गए हैं। अब आगे हो क्या सकता है? वो जो कैपिटल हिल में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात थे उस पर अमरीकी फ़ौज का बड़ा अहम बयान आया है कि आज़ादी इज़हार राय की उसमें आड़ में आके ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। देखिए जो अमरीकी दस्तूर में एक तरमीम हुई थी जिसे 25 दफ़ा 25 कहते हैं, उसकी शिक 1 और 2 है। वो उन्होंने कहा कि अगर सदर इस काबिल न रहे फराइज अदा करने, अनफिट हो जाए तो काबीना उसको एक तरफ करके नायब सदर को जिम्मेदारी दे सकती। तो कांग्रेस ये तवक्को कर रही थी कि नायब सदर जो है माइक पेंस वो ये काम कर लेंगे, खुद संभाल लेंगे ओहदा। लेकिन उन्होंने कहा भाई ये जो तरमीम है ये दस्तूर की रूह के खिलाफ है, मैं इस पे अमल नहीं कर सकता, ये बुरी नजीर कायम होगी, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब उन्होंने कहा है कि हम उनको मुआखजे की तारीख पेश कर रहे हैं। अब जो भी हो, एक दफा दबाव में आ गए हैं, नहीं मुसलसल है और ट्रंप, लेकिन वो भी इतनी आसानी से कभी दाएं मारते हैं, कभी सज्जी मारते हैं, कभी मारते हैं। नहीं, लेकिन मौजू तो एक ही ज़ेर बहस है पूरे अमेरिका में। मोहम्मद आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ है हमारे वहाँ पे वाशिंगटन DC में, उनसे हम बात करते हैं। आसिफ साहब, अब हाउस ने जो वोट किया वो भी सामने आ गया, माइक पेंस का जिक्र भी और कानूनी बात भी कर ली शामी साहब ने। डेमोक्रेट्स फर्दर क्या सोच रहे हैं और रिपब्लिकन्स किस हद तक ऑन बोर्ड जाएंगे और अगला मरहला क्या होगा? देखिए जो रिपब्लिकन्स हैं उनमें बहुत बड़ी स्प्लिट है और जो बहुत ज्यादा स्टॉन्च सपोर्टर्स थे ट्रंप के वो भी बहुत नाराज हैं जो उस दिन कैपिटल में हुआ है, और जो आने वाले दिन है वो अपना प्रेसिडेंट के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस है वो इंडाइट करती है और फिर वो आगे चले जाता है मामला सेनेट के पास। जो असल ट्रायल है वो तो सेनेट में होता है। नहीं, अगर रिपब्लिकन्स में स्प्लिट ना पड़े और रिपब्लिकन से सपोर्ट ना मिले तो फिर मुआखजे की तहरीक कामयाब तो नहीं हो सकती। आप ठीक है, थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन साहब वो जो बहुत से रिपब्लिकन हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि ये होना चाहिए, क्योंकि सब ने जाके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके जवाब तो देना है ना कि अमेरिकन तारीख का इतना बड़ा वाकया पेश आया है जो कि बहुत सदियों तक याद रखा जाएगा कि किस तरह अमेरिकन डेमोक्रेसी जो इतने बड़े चैंपियन हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के, उनकी डेमोक्रेसी के साथ क्या हुआ है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज तो अंडर अटैक है इस वक्त।
है कि ये सियासतदान जो इस वक्त हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं और किस तरह ये प्रूव करते हैं कि जो अमेरिकन आप कह रहे हैं कि अल्टीमेट तो फिर कांग्रेस में बात जाएगी तो उसमें तो सेनेट में तो उसमें तो ताखीर हो जाएगी, टाइम लगेगा और वक्त तो बहुत कम है अब बाकी। जी वो उसकी भी ऑप्शन है कि ये जो ट्रायल है सेनेट का वो चलता रहेगा इसके जाने के बाद भी, अगर ये इससे पहले ना हो सका तो फिर वो रिमूवल नहीं होगी, फिर तो कन्विक्शन होगी। लेकिन ये मामला चलते रहेंगे इनके जाने के बाद भी। उसका इनके साइड इफेक्ट ये पड़ेगा, जो सबसे बड़ी कोशिश है ना इस वक्त ये नहीं है कि इसको हटा दिया जाए, क्या सजा दी जाए उसमें। ये उन्हें हटाना नहीं सर, हटाना मकसद नहीं, अभी तो जाए है वो। मकसद सबसे बड़ा ये है कि once he is run for the office again, जो अगले इलेक्शन देखें अमेरिका में इस वक्त बड़ी क्लियर स्प्लिट है, वाइट अगेंस्ट माइनॉरिटी का माहौल है। जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जैसे इंडिया है, बाकी मुल्क हैं देखें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑन लोकल पॉपुलेशन डिवीजन है ना, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट की डिवीजन बड़ी पुरानी है, हिस्टोरिकल है। उसको वो उछाल के उसने व्हाइट सपोर्टर्स अपने साथ लगाए हुए हैं और वहां पे एक्सट्रीमिस्ट हैं। और एक काबिल जिक्र बात यह है जिसकी मुझे तो खुशी है कि यार ये पहले मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, हर वक्त नो फ्लाई जोन और चेक एयरपोर्टों पे होता था। इस वक्त गोरे जो हैं वो नो फ्लाई लिस्ट पे हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो है अमेरिका में वो चेक हो रहे हैं। ठीक, तो चेंजेस हैं, इसको तारीख कैसे देखेगी, बदलता है रंग आसमां कैसे बहुत। जी बात पूरी कीजिए। सेनेट में इनको इम्पीच करने का मकसद ये है कि इनको दूर रखा जाए। और दूसरा, शामी साहब तो अमेरिका आते हैं बहुत, इनका सिस्टम ये है कि आपको एक जुर्म में ना पकड़े ना तो पुलिस वाला हर चीज देखता रहता है, किसी छोटे क्राइम पे ही अंदर डाल देते हैं। तो इसके जो बच्चे हैं और बाकी लोग इनके साथ है ना, उनके लिए भी मुश्किल वक्त आने वाला। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। देखिए इम्पीच तो कर सकते हैं ना, ये सदर ना भी रहे, उसका अगर उनको कन्विक्ट हो जाए वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, जो कि उनके इरादे हैं। पॉलिटिक्स में रोल अदा नहीं कर सकेंगे, वगरना उनके इरादे हैं वो अपनी डुगडुगी बजाते रहेंगे। नहीं वो नाक में दम किए रखेंगे बस आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ। अब देखिए वो नाक में दम करते हैं या उनकी नाक में दम होता है। चले ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बिजली का तवील ब्रेकडाउन कैसे हुआ, इस पे उमर अयूब साहब ने जो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो कैबिनेट में पेश कर दी और 7 अहलकारों को मुअत्तल भी किया गया। इंसानी गफलत सामने आई कि ये वजह बनी। फिर ब्रेकर का जिक्र हुआ कि वो ब्रेकर जो चेंज करते हैं उसमें गफलत का मुजाहरा किया गया। कई एक वजूहात जो है वो बयान की गई, लेकिन फराज साहब तो पिछली हुकूमत के लत्ते लेने लग रहे थे ना कि ट्रांसमिशन सिस्टम दुरुस्त नहीं था, लेकिन मालूम हुआ कि ह्यूमन एरर है, गलती हुई है। अब ये इस पर आज एक बड़ा जबरदस्त कॉलम लिखा है हमारे हबीब अकरम साहब ने, जो मैंने कहा भाई ये कॉलम ऑफ द सेंचुरी है। इतना जबरदस्त कॉलम मैंने बहुत कम पढ़ा है, और जो उन्होंने लिखा है तो उनसे जरा बात करें। उनसे बात हम करते हैं, लेकिन आप ये फरमाइए कि ये कब तक, हम 2.5 बरस हो गए इस गवर्नमेंट को, कब तक ये माजी की हुकूमतों को ही मरूद इल्ज़ाम ठहरा के ये तो काफ़ी रहेगा? यानी खुद भी तो कुछ करना, अगर गलती थी तो उसको आप 2.5 सालों में ये बदकिस्मती से, ये खुद एतमादी से महरूमी का नतीजा है। आप अपने पाँव पर खड़े हों, आपको कॉन्फिडेंस हो, फिर आप काम करते हैं, आप दूसरों के ऐप निकालने में नहीं लगे रहते। तो इमरान खान साहब जो हैं एक माशाल्लाह इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड कप जीता। नहीं, आज तो पोल जो हुआ क्रिकइन्फो का, उसमें उन्होंने 4 खिलाड़ियों की ऑप्शन दी कि इनमें से तारीख का सबसे कामयाब कप्तान कौन था। तो इंडियन विराट कोहली भी थे, एक खातून क्रिकेटर भी थी, एक साउथ अफ्रीका के बी डिविलियर्स थे, तो पाकिस्तानी जो तरफ से नॉमिनेट हुए थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम वक्त खत्म होता है, आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.